वेलकम टू ईजेएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है कॉप 28। इसका कंप्लीट एनालिसिस हम देखते हैं। कॉप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यहाँ पे पार्टीज वर्ड का मतलब है कंट्रीज। तो जितने भी कंट्रीज हैं जो पार्ट है यूएनएफसीसीसी के, जितने भी कंट्रीज पार्ट्स हैं वो सब कॉप में यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। कॉप 28 इट इज 28th एनुअल यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट मीटिंग। सबसे पहला कॉप कब हुआ था? ये हुआ था 1995 में, जर्मनी में हुआ था, बर्लिन सिटी में, जर्मनी के। और जो अभी का कॉप 28 हुआ था नवंबर 30 से लेके 12 दिसंबर 2023, जो कि दुबई में कंडक्ट हुआ था। कॉप 28 है। कॉप 29 नेक्स्ट ईयर होगा, ये अजरबैजान में। एंड उसके बाद कॉप 30 होगा ब्राजील में। कॉप्स हैं, इनका इंटेंशन क्या होता है? ये गैदरिंग है, जितने भी कंट्रीज है, ऑलमोस्ट यूएनएफसीसीसी के लगभग 200 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। मतलब कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सारी कंट्रीज ही मेंबर्स हैं इसके। तो यहाँ पे इनका जो कॉन्फ्रेंस होता है वो मेनली होता है क्लाइमेट चेंज को लेके, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डैमेज, पॉल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन, ये सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। तो अभी जो कंटेम्परेरी सबसे मेन इश्यू जो है वो है क्लाइमेट चेंज का। तो इससे रिलेटेड जितने भी एक्शंस हैं, पॉलिसीज हैं, वो सब यहाँ पे डिस्कस करी जाती हैं। कॉप्स कन्वीन किए जाते हैं अंडर यूएनएफसीसीसी। यूएनएफसीसीसी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये पर्टिकुलरली क्लाइमेट चेंज को लेके ही इसमें काम होते हैं। यूएनएफसीसीसी साइन किया गया था 1992 में। 92 में एक यूएनसीईडी की अर्थ समिट हुई थी। यूएनसीईडी मींस यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट समिट था। इसे हम अर्थ समिट भी कहते हैं। ये रियो डी जेनेरो में हुआ था। सबसे पहला जो एनवायरमेंट का कॉन्फ्रेंस था वो 1972 में हुआ था। इसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। स्टॉकहोम में हुआ था ये। तो सबसे पहले बात की गई थी कि हमारा एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, ये सारी चीजों पे जो बात करी गई थी सबसे पहले वो 1972 में हुई थी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट समिट हुआ था वो 1992 का यूएनसीईडी का हुआ था, जिसे हम अर्थ समिट भी कहते हैं। अब जब ये अर्थ समिट हुआ था वहीं पे यूएनएफसीसीसी बना, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूएनसीईडी में और भी कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन यहाँ पे आए थे, जैसे कि सीबीडी है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी पे काम करता है। यूएनसीसीडी भी यहाँ पे आया था, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अब जितने भी ये कॉप्स वगैरह होते हैं ये यूएनएफसीसीसी के अंडर में ही यहाँ पे होते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर साल होती है, नवंबर दिसंबर में होती है ये। और जितनी भी कंट्रीज है, ऑलमोस्ट हर कंट्री का मेंबरशिप है यूएनएफसीसीसी में। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉप 28 टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज का इशू, उसको एड्रेस करना। रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जब तक ग्रीन हाउस गैसेस कम नहीं होंगी तब तक क्लाइमेट चेंज मिटिगेट नहीं हो सकता, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का रीजन ही ग्रीन हाउस गैसेस है। तो ग्रीन हाउस गैसेस में आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन। इसके साथ ही वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस होता है, बट ये एक नेचुरल है वाटर वेपर, तो उसको कंट्रोल करना इज नॉट दैट पॉसिबल। ग्रीन हाउस गैसेस जितनी भी हैं इन सबको कम करने के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे CO2 को कम करने की बात होती है, क्योंकि मेजर जो कंट्रीब्यूटर है वो 75% कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अभी रिसेंटली मेथेन को भी कम करने की बात की जा रही है, बिकॉज मेथेन काफी ज्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है 25 है। इट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड से 25 टाइम्स मोर पोटेंट है, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन काफी कम है। मेथेन का कॉन्सेंट्रेशन एज कम्पेयर टू CO2 काफी कम है, और इसका पोटेंशियल काफी ज्यादा है। इट मीन्स कि अगर हम मेथेन के कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दें तो ये काफी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए। तो अभी इस पे भी काफी ज्यादा पॉलिसीज बन रही है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, और आईपीसीसी की रिपोर्ट के हिसाब से 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका इम्पैक्ट भी देखा जा रहा है, जैसे कि साइक्लोन्स काफी बढ़ चुके हैं, ड्रॉट की कंडीशंस काफी बढ़ चुकी हैं, फ्लड्स काफी बढ़ चुके हैं। तो ये जितने भी इम्पैक्ट हो रहे हैं उन सब के लिए अडेप्टेशन काफी जरूरी है। जैसे कि जो कोस्टल एरियाज हैं, अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया के जितने भी ये कोस्टल एरियाज हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, केरला है, इन सभी में साइक्लोन्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा यहाँ पे देखा जा रहा है। जब तक हम मिटिगेट करेंगे
तब तक काफ़ी ऑलरेडी देर हो चुकी होगी। तो हमें अडैप्टेशन भी यहाँ पे करना है। इट मीन्स कि जो लोग यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहे हैं, उनकी लाइफ़ को किस तरीके से हम बचा सकें इन सारे इफ़ेक्ट से। तो उन सब चीज़ों से अडैप्टेशन करने की भी ज़रूरत है। देन मोबिलाइजिंग मॉनेटरी रिसोर्सेस यानी कि जो फंडिंग है। अब अगर इतने सारे हमको अडैप्टेशन करना है, टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, तो उसमें फंडिंग चाहिए। स्पेशली जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उनको ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है। तो कहाँ से फंड मोबिलाइज़ किया जाएगा? किस तरीके से जो डेवलप्ड नेशन है, वो डेवलपिंग नेशंस को फंड देंगे? इन सब की बात यहाँ पे कॉप 28 में यहाँ पे करी गई थी। की हाइलाइट्स ऑफ कॉप 28 अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हुआ क्या-क्या है। तो सबसे पहले लॉस एंड डैमेज फंड यहाँ पे बनाया गया है। लॉस एंड डैमेज फंड किस चीज़ के लिए है? ये अडैप्टेशन के लिए है। जिन कंट्रीज़ में क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे देखा जा रहा है, उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए। क्योंकि क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा अगर कोई अफ़ेक्ट हुआ है, वो है डेवलपिंग नेशंस। डेवलपिंग नेशंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इफ़ेक्ट हुए हैं। तो उनको कॉम्पेंसेट किया जाएगा यहाँ पे लॉस एंड डैमेज फंड में। तो ये लॉस एंड डैमेज फंड में जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं, वो एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं इस फंड के लिए। अब ये फंड में पैसे आएँगे कहाँ से? यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनको इनवाइट किया गया है कि वो वॉलंटरली कंट्रीब्यूट करें। जो भी कंट्रीज़ यहाँ पे फंड देना चाहते हैं, वो यहाँ पे फंड दे सकते हैं। तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि इसको वॉलंटरी कर दिया गया है। अब अगर वॉलंटरी है, तो कोई कंट्री दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो इसको वॉलंटरी की जगह मैंडेटरी होना चाहिए था, ताकि जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उनमें जितना भी लॉस हुआ है, जो भी लॉस हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो अडैप्टेशन कर सके उस चीज़ के लिए। अब लॉस एंड डैमेज फंड विल बी यूज्ड फॉर अभी जो फंड है, कोई भी कंट्री अप्लाई कर रही है, डेवलपिंग नेशंस जो भी कर रहे हैं, वो कहाँ-कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। पहला तो ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। क्लाइमेट चेंज का रीज़न क्या है? क्लाइमेट चेंज का रीज़न है ग्रीन हाउस गैसेस और ये ग्रीन हाउस गैसेस इमिट कौन कर रहे हैं? फॉसिल फ्यूल्स कर रहे हैं, जैसे कि कोल है, पेट्रोल है, डीज़ल है, ये सारे के सारे जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये सब इमिट कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो इसमें ट्रांजिशनिंग की ज़रूरत है, मतलब फॉसिल फ्यूल्स की जगह अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी से क्लीन एनर्जी सोर्सेस का यूज़ करना, क्लीन एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड पावर है, हाइड्रो एनर्जी है, न्यूक्लियर पावर है, हाइड्रोजन एनर्जी है। इन सारी एनर्जी में ट्रांजिशन करने के लिए इस फंड का यूज़ किया जाएगा। और दूसरा टू अचीव नेट ज़ीरो बाय 2050। नेट ज़ीरो का मतलब ये है कि कोई भी कंट्री है, वो जितना ग्रीन हाउस गैस यहाँ पे इमिट कर रही है, उसको वापस से एब्ज़ॉर्ब कर ले। इट मीन्स कि जो ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में पहुंच रही है, वो नेट जीरो होना चाहिए। जितना गया उतना ही वापस एब्जॉर्ब भी हो गया। तो एटमॉस्फेयर में पहुंचा कितना? जीरो। उसी है, उसे को ही हम कहते हैं नेट जीरो। नेट जीरो का मतलब ये नहीं होता कि हमने इमिशन करना ही छोड़ दिया। इमिशन होगा, लेकिन उसको वापस एब्जॉर्ब करना है। अभी एब्जॉर्प्शन वापस होगा कैसे? एक तो प्लांटेशन से। जो प्लांट्स है, वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा सिर्फ प्लांटेशन से ही कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रही हैं। उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज होने से पहले ही यहाँ पे सीक्वेस्टर करा जाए, ऐसी टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा। तो उसी से अचीव होगा यहाँ पे नेट जीरो। तो नेट जीरो 2050 तक अचीव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का जो गोल है कि हमारा जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है, वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। अगर हमें इसे अचीव करना है, तो 2050 तक नेट जीरो को अचीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला तो ये लॉस एंड डैमेज फंड यूज होगा फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट में। और दूसरा इसका यूज होगा ट्रिपलिंग रिन्यूएबल पावर। जितनी भी रिन्यूएबल पावर है ग्लोबली, वर्ल्ड में अभी जितना भी यूज होता है, उसको ट्रिपल करना है। एंड देन डबलिंग एनर्जी एफिशिएंसी, कि हम एनर्जी को कितने एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। अगर हम कोल को यूज कर रहे हैं, तो हम जितना कोल यूज कर रहे हैं, लाइक 1 किलोग्राम कोल से हम जितनी इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, उसी 1 किलोग्राम कोल से हम उसका 2 टाइम्स ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें, या 3 टाइम्स ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। इसे हम कहते हैं एनर्जी एफिशिएंसी। तो हमें डबल करना है एनर्जी एफिशिएंसी को 2030 तक। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। और ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है, इस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए ही यहाँ पे यूज किया जाएगा।
थर्ड इसका यूज किया जाएगा फंड का टू फेज डाउन अनअबेटेड कोल पावर। अभी सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग अगर फॉसिल फ्यूल कोई है तो वो कोल ही है। कोल से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड इमिट होती है, यहाँ पे नॉक्स इमिट होते हैं। तो एंड ऑल्सो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे इमिट होती है कोल से बहुत ज्यादा। तो कोल पावर जितना ज्यादा यूज हो रहा है उसको फेज डाउन करना है। मतलब एक है फेज आउट। फेज आउट का मतलब होता है कि कंप्लीटली यूज करना बंद कर देना, यानी कि 100% हमने उसको खत्म कर दिया, हम यूज ही नहीं कर रहे। लेकिन ये नहीं करना है, फेज डाउन करना है कि अभी जितना यूज हो रहा है उससे हमें कम करते जाना है कोल पावर को यूज। देन एक्सिलरेटिंग लो इमिशन टेक्नोलॉजीज, ऐसी टेक्नोलॉजीज बनानी है जिससे कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका इमिशन कम हो सके। तो इसके लिए हमें क्लीन या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को डेवलप करने की जरूरत है, जैसे कि लो कार्बन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। अभी जो हाइड्रोजन एनर्जी होती है H2, जब हम हाइड्रोजन को बर्न करते हैं कोल की जगह या फिर पेट्रोल की जगह, तो इसमें से कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड इमिट यहाँ पे नहीं होता है। देखो जो कोल है पेट्रोल है उसमें नेचुरली ये कार्बन से ही बने होते हैं। कोल में भी कार्बन प्रेजेंट है और पेट्रोल में भी कार्बन प्रेजेंट है। तो जब हम इसको बर्न करेंगे तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी ही। लेकिन जो हाइड्रोजन है ये सिर्फ हाइड्रोजन से बना हुआ है, इसमें कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है। इसलिए जब हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल बर्न करते हैं तो इससे सिर्फ वाटर वेपर निकलता है एक तो, और दूसरा इसमें बनती है एनर्जी जो कि यूज होती है व्हीकल को चलाने में या फिर इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इमिट नहीं होता है। सो दैट्स वाई जो हाइड्रोजन है वो एक क्लीन एनर्जी सोर्स है। देन न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर काफी क्लीन होती है, इसका यूज करना काफी ये डेंजरस हो सकता है, दैट्स वाई इसे ज्यादा यूज नहीं किया जाता। तो इसमें भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की जरूरत है ताकि हम सेफली न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर सकें। इसके अलावा यहाँ पे कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की जो टेक्नोलॉजी है उसको और ज्यादा डेवलप करने की यहाँ पे जरूरत है। अब हम देखते हैं कि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज ये है क्या। तो यहाँ पे एक इंडस्ट्री है, सपोज ये एक पावर प्लांट है जिसमें कि कोल बर्न हो रहा है, और अब ये कोल बर्न होगा तो यहाँ से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड जो इसकी फ्लू गैस है। फ्लू गैस मतलब कि जितने भी गैसेस निकलती है बाहर उसको हम फ्लू गैस कहते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। तो यहाँ से जो फ्लू गैस निकल रही है उसको हम पहले भेजेंगे CO2 सेपरेशन वाला यूनिट जो यहाँ पे लगा दिया हमने, यहाँ पे हम भेजेंगे। उस फ्लू गैस को सीधे एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं करेंगे। अब ये जो CO2 सेपरेशन है ये इस तरीके से होगा, यहाँ पे ये एक पावर प्लांट है, यहाँ से फ्लू गैस आती है, इसको हम भेजते हैं सीधे एब्जॉर्बर में। अब जो एब्जॉर्बर है ये कौन सा एब्जॉर्बर है, कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्बर है। तो यहाँ पे जो गैसेस आ रही हैं उन गैसेस में से CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगी और बाकी गैस यहाँ पर निकल जाएगी, क्लीन एग्जॉस्ट गैस। फिर उस गैस को हम एटमॉस्फेयर में भेज सकते हैं। तो CO2 यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाएगा और प्योर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। अब ये जो कार्बन है इसको हम यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, प्लांट की ग्रोथ में हम इसे यूज कर सकते हैं, जो ग्रीन हाउस पैनल्स है वहां पे। दीज आर द ग्रीन हाउस पैनल्स। अब ये क्या होता है, पूरी तरीके से क्लोज्ड सिस्टम होता है। तो इसके अंदर CO2 को जब हम रिलीज करते हैं तो ऐसा देखा गया कि जो प्लांट है ये बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे ग्रो करने लगते हैं, क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए उनको वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड को सीक्वेस्टर करते हैं। तो जितनी CO2 उनको मिलेगी उतनी जल्दी ही उनमें ग्रोथ होगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये CO2 यहाँ से लीकेज के थ्रू बाहर ना निकले। दूसरा इसे यूज किया जा सकता है ड्राई आइस प्रोडक्शन में। ड्राई आइस क्या होती है, सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को जब सॉलिड फॉर्म में लेके आ जाते हैं काफी लो टेम्परेचर पर, उसे ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस का यूज होता है इंडस्ट्रीज वगैरह में। तो जो हमने CO2 यहाँ पे सीक्वेस्टर करी है उसको हम ड्राई आइस बनाने में यूज कर सकते हैं। तीसरा, टू डेवलप न्यू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक कंक्रीट। तो प्लास्टिक के बनने में भी कार्बन का यूज होता है, वहां पे भी CO2 को यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो लॉस एंड डैमेज फंड है इससे यूज किया जाएगा फेजिंग आउट ऑफ इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज। देखो बहुत सारी कंट्रीज होती है जो फॉसिल फ्यूल में सब्सिडीज देती है, फॉसिल फ्यूल यानी कि कोल, पेट्रोल, इन सब के एक्सट्रैक्शन में गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो उससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा कोल का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो सब्सिडीज है उनको फेज आउट करना है, कंप्लीटली खत्म कर देना है, रिड्यूसिंग नॉन CO2 इमिशंस। देखो बात होती है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो जो नॉन CO2 ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको रिड्यूस करने में भी लॉस एंड डैमेज फंड का यूज होगा, जिसमें आता है मीथेन।
तो मीथेन का इमिशन 2030 तक काफी हद तक यहाँ पर रिड्यूस करने की भी यहाँ पे बात करी गई है। लेकिन जो मीथेन का इमिशन है, इसको कम करने में बहुत सारी कंट्रीज ने इसको अपोज किया हुआ है, और उनमें से एक है इंडिया। इंडिया ने भी इसे अपोज किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो मीथेन का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? एग्रीकल्चर में होता है, जैसे कि जहाँ पे पैडी या फिर राइस का कल्टीवेशन जहाँ पे होता है। तो राइस का कल्टीवेशन में क्या करते हैं कि पूरा वाटर से फ्लडिंग हो जाती है, तो वहां पे मीथेन का प्रोडक्शन होता है। सो अगर हम मीथेन रिड्यूस करेंगे तो हमें एग्रीकल्चर का जो मेथड है उसे चेंज करना पड़ेगा। और इंडिया जो है, इंडिया में एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग कंट्री है। बहुत सारी लोगों की 50% लोगों की यहाँ पे जो लाइवलीहुड है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हम मेथेन को कंप्लीटली फेज आउट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। ऑल्सो जो लाइव स्टॉक यानी कि जो कैटल्स होते हैं, जहाँ पे भी कैटल फार्मिंग होती है, यानी कि रूरल एरियाज में बहुत सारे कैटल्स होते हैं फार्मर्स के, तो वहां पे भी मेथेन इमिट होती है। तो अगर हम मेथेन को कम करने की बात करते हैं तो हमें एग्रीकल्चर से भी कम करना पड़ेगा, लाइव स्टॉक से भी कम करना पड़ेगा। और तो इंडिया में ये कर पाना अभी पॉसिबल नहीं है ज्यादा। सो दैट्स वाई इंडिया ने काफी इसको अपोज किया कि हम अपना मेथेन रिडक्शन नहीं कर सकते हैं। जो मेथेन रिडक्शन करने की बात हुई थी वो था ग्लोबल मेथेन प्लेज हुआ था 2021 में, ग्लासगो समिट जो हुई थी। तो इस ग्लोबल मेथेन प्लेज को 100 कंट्रीज ने यहाँ पे साइन किया था। उन्होंने बोला था कि हम अपने मेथेन इमिशंस को रिड्यूस करेंगे, 30% तक कम कर देंगे 2030 तक। तो इंडिया ने इसको साइन नहीं किया हुआ है ग्लोबल मेथेन प्लेज को। इंडिया इज नॉट अ पार्टिसिपेंट हियर। नाउ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेट फाइनेंस, यहाँ पे गोल है कि 2025 से पहले तक का हमें $100 बिलियन हर साल अवेलेबल करवाना है डेवलपिंग नेशंस को क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए। एंड उसके बाद 2030 तक इस फाइनेंस को बढ़ा देना है कितना? 1.55 ट्रिलियन US डॉलर। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक $100 बिलियन ही नहीं हो पाया है। इतना कंट्रीब्यूशन नहीं किया है डेवलप्ड नेशंस ने, क्योंकि ये $100 बिलियन किसको देना है? डेवलप्ड नेशंस को देना है, तो उन्होंने अभी नहीं दिया है। तो 1.55 ट्रिलियन किस तरीके से हो पाएगा, ये भी काफी कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। एंड थर्ड वन इज ग्लोबल रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज। तो यहाँ पे ग्लोबल रिन्यूएबल्स यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे प्लेज होता है। तो इसमें जितनी भी कंट्रीज हैं, जो पार्टीज हैं UNFCCC की, उन्होंने कमिट किया है कि वर्ल्ड का जो इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी है, जितना भी वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है, उसको ट्रिपल करना है। अभी जितना है उसका 3 गुना ज्यादा बढ़ा देना है। एटलीस्ट 11,000 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी यूज होनी चाहिए पूरी वर्ल्ड में 2030 तक। एंड इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने की बात करी गई है 2% से लेके 4% एवरी ईयर। हर साल 2 से 4% तक एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाते जाना है। इससे क्या होगा? जो भी हम फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं उसका यूज कम हो जाएगा। ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन, यहाँ पे ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन का जो ड्राफ्ट टेक्स्ट था वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। तो अडेप्टेशन की बात करी गई है। देखो, एक है मिटिगेशन और एक होता है अडेप्टेशन। मिटिगेशन का मतलब ये है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड है या जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस है उसके इमिशन को कम करें और जो क्लाइमेट चेंज है उसके इम्पैक्ट को कम करें। लेकिन अडेप्टेशन का मतलब ये है कि जितना क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी हो चुका है, जितना ग्लोबल वार्मिंग हो चुका है, उसके जो कंसिक्वेंसेस अभी हो रहे हैं उनके लिए अडेप्टेशन करना। क्योंकि अभी इतना डैमेज हो चुका है कि हमें अब अडेप्टेशन की भी बात यहाँ पे करनी पड़ रही है। टू एनहांस क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड इंक्रीजिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि पब्लिक में जितनी अवेयरनेस होगी उतना ही ज्यादा जो एनवायरमेंट फ्रेंडली या क्लाइमेट फ्रेंडली जो प्रोडक्ट है उसे लोग यूज करेंगे। अब ये जो अडेप्टेशन फंड है ये एड्रेस करता है क्रिटिकल इश्यूज, क्लाइमेट इंड्यूस्ड वाटर स्कैरसिटी रिडक्शन। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ पे कि वाटर की स्कैरसिटी होने लगी है, ड्रॉट की कंडीशन होने लगी है, वहां पे इस फंड का यूज किया जाएगा। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, देखो अभी क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर यानी कि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अभी कोई पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया में कोई क्रॉप प्रोडक्शन यहाँ पे होता है जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे वो क्रॉप यहाँ पे ग्रो करती थी। सपोज हमने ले लिया एग्जांपल वीट का। अब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर 25-35 डिग्री सेल्सियस तक अगर जा रहा है, 25 का एवरेज यहाँ पे होने लगा, तो वीट यहाँ पे फिर ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि हर एक प्लांट को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। तो इसमें आप क्या करा जा सकता है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, इट मीन्स कि
हमें वीट की नई वेराइटीज डेवलप करनी पड़ेंगी जो इस टेम्परेचर में ग्रो कर सके। इसके अलावा रेजिलियंस अगेंस्ट क्लाइमेट रिलेटेड हेल्थ इम्पैक्ट। अब क्लाइमेट में चेंज की वजह से हेल्थ में भी इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे? जैसे कि बहुत सारे जो वायरसेस हैं वो हाई टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा, डिजीज बढ़ जाएंगे। यहाँ पे ग्लोबल कूलिंग प्लेज फॉर COP28। अब यहाँ पे ग्लोबल कूलिंग प्लेज लिया गया। ग्लोबल कूलिंग का मतलब ये है कि जो हम एसी का यूज करते हैं गर्मियों में कूलिंग के पर्पज से, इसमें से ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और भी गैसेस निकलती है। तो मेन जो ग्रीन हाउस गैस है वो CFC है, और ये बहुत ही ज्यादा पोटेंट होता है। इनका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है वो 1000 तक भी होता है। इट मीन्स कि बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो कूलिंग वाले जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सबको कम करने की यहाँ पे जरूरत है, या फिर इनसे जो इमिशन हो रहा है उन इमिशन को कम करने की टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप करी जाएगी। तो इसके लिए 66 जो नेशंस है उन्होंने कमिट किया है कि वो इस इमिशन को कम करेंगे। कूलिंग से रिलेटेड जितने भी इमिशन हैं उनको कम से कम 68% वो कम कर देंगे 2050 तक। डिक्लेरेशन टू ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी। जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये क्लीन एनर्जी है, लेकिन इसको यूज करना बहुत हार्मफुल भी हो सकता है। तो सारे प्रिकॉशंस के साथ में, सारी सेफ्टी मेजर्स के साथ में इसे यूज करने की जरूरत है। तो इसे ट्रिपल किया जाए, ऐसा यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, जो कि 22 गवर्नमेंट्स ने यहाँ पर डिक्लेयर किया है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करेंगे, उसका सिक्योर यूटिलाइजेशन की टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे प्रमोट करेंगे। तो इसमें ट्रिपल किया जाएगा ग्लोबल न्यूक्लियर एनर्जी 2050 तक का। ग्लोबल स्टॉक स्टेक टैक्स। अभी ग्लोबल स्टॉक स्टेक टैक्स भी यहाँ पर रिलीज किया गया था COP28 में। ये क्या है? GST इन शॉर्ट। इसे स्टैब्लिश किया गया था पेरिस एग्रीमेंट 2015 में। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइमेट समिट हुआ था। इसमें जितनी भी कंट्रीज है उन्होंने NDCs यहाँ पे डिक्लेयर किए थे, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। मतलब हर कंट्री ने ये बताया कि हम कितना ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करेंगे। तो कंट्रीज ने यहाँ पे डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन उसको मेजर कौन करेगा? उसको मेजर किया जाएगा ग्लोबल स्टॉक स्टेक के अंडर में। तो ये एक रिव्यू मैकेनिज्म है, ये रिव्यू करता है कि कंट्रीज ने जितना भी डिटरमिन किया था, जो डिक्लेयर किया था, उसको उन्होंने कितना कम किया है। तो ये असेस करता है इंडिविजुअल कंट्रीज एफर्ट्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। हर एक इंडिविजुअल कंट्री कितना एफर्ट कर रही है ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने में, और कितना उन्होंने ट्रांजिशन किया है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में। ये होता है GST में। तो अब ये जो स्टॉक स्टेक टैक्स है ये रिलीज किया जाता है हर 5 साल में। तो ये 2015 में ही इसको स्टैब्लिश किया गया था, और ये COP28 में सबसे पहला फर्स्ट एवर स्टॉक टेक टेक्स्ट यहाँ पे रिलीज किया गया था। अब देखते हैं यहाँ पे कि शॉर्ट कमिंग्स क्या क्या है COP28 में। पहला तो यह है कि लैक ऑफ एम्बिशियस क्लाइमेट एक्शन प्लान। जितनी भी कंट्रीज है उनके एम्बिशियस प्लान्स नहीं है, क्योंकि सबको क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। अगर डेवलपमेंट करना है तो इंडस्ट्रीज ग्रो होंगी, इंडस्ट्रीज ग्रो होंगी तो वहां पे ग्रीन हाउस गैसेस भी यहाँ पे निकलेंगी। तो पहला यही है कि चैलेंजेस इन मीटिंग अर्जेंट क्लाइमेट एक्शंस। जो हमें अर्जेंटली एक्शंस लेने हैं, अर्जेंट एक्शन क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना, तो वो नहीं यहाँ पे हो पा रहे हैं। दूसरा इसमें एक लिमिटेशन है, नो बाइंडिंग एक्शन प्लान। मतलब कि किसी भी कंट्री ने कोई भी अपने NDCs दे दिए, यानी कि नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन डिक्लेयर कर दिया कि मुझे 50% तक ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है। उसने डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है। अगर वो ना भी करे उतना कम, तो भी उसको कोई पेनल्टी नहीं होगा वहां पे। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। देन क्लियर टाइमलाइंस नहीं दिया गया है फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करने के लिए, कि कब तक हम फॉसिल फ्यूल को फेज आउट, का मतलब कि इसको यूज करना कंप्लीटली बंद कर देंगे, इसका कोई भी टाइमलाइन नहीं दिया गया है। सिर्फ बात करी गई है कि फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करना है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम यहाँ पे नहीं दिया गया है। देन कॉम्प्रोमाइज ऑन एब्सोल्यूट फेज आउट। इस पे भी बात करी गई है फेज डाउन करने की। फेज डाउन मतलब कि अगर अभी हम 100% यूज कर रहे हैं तो हमें उसको कम करके 60% यूज करेंगे हम फॉसिल फ्यूल। फेज आउट की बात नहीं करी गई है, मतलब कि 100 में से 0% पे आ जाना, कि हम फॉसिल फ्यूल यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो फेज आउट की तो यहाँ पे बात करी ही नहीं गई है। तो ये एक यहाँ पे ड्रॉबैक्स है। लैक ऑफ फाइनेंसिंग मैकेनिज्म। अब फिनेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितनी भी टेक्नोलॉजीज डेवलप करने की बात हो रही है उन सब में फिनेंस की जरूरत होती है। तो यहाँ पे इट हैज फेल्ड टू सेट अप मैकेनिज्म टू फिनेंस ऑन ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन। देखो ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन यहाँ पे साइन किया गया है, लेकिन एक
स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं सेटअप कर पाए हैं, क्योंकि जो ये ग्लोबल कॉल ऑन एडेप्टेशन का जो लॉस एंड डैमेज फंड है वो वॉलेंट्री है। इट मीन्स कि जो चाहे कंट्री वो फंड दे सकता है, जो नहीं चाहे वो नहीं दे सकता है। तो इट मीन्स कि जो डेवलप्ड नेशंस है वो बाइंडिंग नहीं है उनके लिए कि उनको यहाँ पे देना ही पड़ेगा, उसको वॉलेंट्री बना दिया गया है यहाँ पे। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। इसके अलावा बात करी जा रही है कि हमें 1 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत पड़ेगी अडेप्टेशन के लिए या मिटिगेशन के लिए, लेकिन अभी तक 100 बिलियन डॉलर ही यहाँ पे अनमेट है। मतलब कि जो 2020 तक का ये था कि 100 बिलियन डॉलर हर साल का देना होगा डेवलप्ड नेशंस को, लेकिन उन्होंने अभी तक यही फंड अवेलेबल नहीं करवाया यहाँ पे। देन नो मेंशन ऑफ सीबीडीआर। सीबीडीआर मीन्स कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब यह है कि जितने भी नेशंस हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन है, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना, उसके लिए काम करना, लेकिन डिफरेंशिएटेड है। इट मीन्स कि जिसने जितना ज्यादा कार्बन इमिट किया है उसको उतना ज्यादा कार्बन कट करना पड़ेगा। अभी अगर हम इस ग्राफ में देखें तो ये है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो आप देख सकते हो 1850 से लगभग यहाँ पे हुआ है। और जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है वहीं से ये है CO2 का कॉन्सेंट्रेशन। आप यहाँ पे देखो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ते ही चला गया है। तो ये जो पहले यहाँ से लेके लगभग यहाँ तक का 1990s तक का है, इस टाइम पीरियड में जितना भी CO2 इमिट यहाँ पे हुआ है वो सब डेवलप्ड नेशंस की वजह से हुआ है, उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ है। इसके बाद जो डेवलपिंग नेशंस है उन्होंने अपना CO2 यहाँ पे इमिशन करना शुरू किया था। तो ये इस टाइम पीरियड में बहुत सारा CO2 ऑलरेडी इमिट हो चुका था। तो इट मीन्स कि जो हिस्टोरिकली जिन कंट्रीज, जिन डेवलप नेशंस ने ज्यादा इमिशन किया है उनको ही ज्यादा यहाँ पे इमिशन कट भी करना चाहिए, और पॉल्यूटर्स पे का प्रिंसिपल यहाँ पे होना चाहिए। इट मीन्स कि जो ये डेवलप नेशंस ने पॉल्यूशन किया हुआ है उन्हीं को मिटिगेशन में ज्यादा से ज्यादा फंडिंग अवेलेबल करवाना चाहिए, लेकिन ये सब यहाँ पे मिस रहा। CBDR का जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे देखने को नहीं मिला। इंडियाज इनिशिएटिव्स, देखो इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए। कुछ तो इन्होंने, इंडिया ने अपोज किए हैं कुछ क्लाइमेट एक्शंस, जिसमें कि कोल का फेज आउट। अभी जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो बात करते हैं कि हमें कोल का इस्तेमाल करना कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं कर सकता है, बिकॉज जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं यहाँ पे। लेकिन इंडिया ने इस पे ये कहा है कि हम कोल का फेज आउट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपेंड कर रहे हैं। ऑलरेडी सोलर एनर्जी पे काफी ज्यादा यहाँ पे वर्क हुआ है और सोलर एनर्जी का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ा हुआ है, बट हम कोल को फेज आउट नहीं करेंगे। दूसरी, इंडिया ने अपोज किया है कूलिंग प्लेस, यानी कि जो AC वगैरह से जो निकलता है, CFCs वगैरह, उन सबको हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, और हमारे लिए इमीडिएटली इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम इतने सारे कट्स कर सके यहाँ पे। कूलिंग सेक्टर से जो इमिशन हो रहे हैं उसको कट कर पाना हमारे लिए अभी ज्यादा नहीं हो पाएगा, बिकॉज अफोर्डेबल कूलिंग टेक्नोलॉजी डेवलप अभी नहीं हुई है। हमें ये डेवलप करने की जरूरत है, ऐसा इंडिया का मानना है। देन ग्लोबल मेथेन प्लेज, मेथेन कट को भी इंडिया ने अपोज कर दिया है, ये कहते हुए कि एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर मेथेन कट करते तो एग्रीकल्चर इम्पैक्ट हो सकता है। इंडिया क्लाइमेट एक्शन, अब कुछ अपोज किया है तो कुछ इनिशिएटिव भी यहाँ पे इंडिया ने लिए हुए हैं। इंडिया के इनिशिएटिव्स में पहला है ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस, इंडिया ने यहाँ पे बनाया है, जिसको लीड कर रहा है NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये लॉन्च किया है इंडिया ने, ये रिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। देन ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट, ये भी लॉन्च किया है इंडिया ने, ये है फॉर क्लाइमेट के लिए, एनवायरमेंट, एनर्जी, डिजास्टर रेजिलियंस, इन सब पे काम करेगा। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, इसके दो पर्पस है, वाटर कंजर्वेशन एंड एफोरेस्टेशन पे काम करेगा ये, और ये अलाइंड है विद मिशन लाइफ। देखो मिशन लाइफ क्या है कि जो भी यूथ है वो इस तरीके का लाइफ स्टाइल को अपनाए जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली हो। इट मीन्स कि माइंडफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का बहुत माइंडफुल अगर हम यूज करेंगे तो क्लाइमेट चेंज को हम टैकल कर पाएंगे। देन लीड IT 2.0, लीड का फुल फॉर्म है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। इट मीन्स कि ये जो कंट्रीज है ये काम कर रही है किस पे, ट्रांसफर ऑफ लो कार्बन टेक्नोलॉजीज। जितनी भी लो कार्बन टेक्नोलॉजीज हैं उसका उसको डेवलप करने के लिए लीड IT 2.0 यहाँ पे इंडिया ने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा जो इमर्जिंग कंट्रीज है। इट मीन्स कि जो डेवलपिंग नेशंस है उनको यहाँ पे फाइनेंस दिया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कंक्लूजन क्या है COP28 का।
देखो, अभी अगर हम इसको पूरी तरीके से एनालाइज़ करें तो यहाँ पे और भी ज़्यादा डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है और कमिटमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, उनको ज़्यादा अपना इमिशन कट करने की ज़रूरत है एंड जेन्युइन पार्टनरशिप होनी चाहिए कंट्रीज़ के बीच में, ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सके। डेवलप्ड नेशंस के पास में टेक्नोलॉजी होती है, उनको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। जो डेवलपिंग नेशंस हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, उन सबको एंड ऑल्सो जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमें मिटिगेशन करना है या फिर हमें अडैप्टेशन करना है, उन दोनों में ही फाइनेंस की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, इन सब में फाइनेंस की ज़रूरत है। तो उसको भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी करंट अफेयर्स सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यू कैन जॉइन अवर अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।